हेलो स्टूडेंट्स, आपका सभी लोगों का मेरे चैनल स्टडी बडी 10 पर स्वागत है। आज से हम MPS 001 के बाकी के चैप्टर शुरू करेंगे। हमने चैप्टर 10 तक इस पे वीडियो अपलोड कर चुके हैं और अब चैप्टर 11 की शुरुआत करते हैं इससे। और मैं आपके एग्जाम तक इसके पूरी बुक को कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। अब के बाद जब हमने MPS 003 को कंप्लीट कर दिया है, MPS 001 को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। टाइम रहेगा तो और आपका सपोर्ट दिखेगा तो हमें तो अभी देख लेते हैं। ये हमारा जो चैप्टर 11 का नाम है, हमारी बुक का नाम आपको पता ही है, राजनीतिक सिद्धांत। और चैप्टर 11 का नाम है सत्ता यानी पावर और प्राधिकार यानी अथॉरिटी, किसके पास है पावर की। तो इसके बारे में पढ़ेंगे, शॉर्ट रखने की कोशिश करेंगे चैप्टर को। तो शुरुआत करते हैं। पहले देख लेते हैं सत्ता की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ पावर क्या है। सत्ता राजनीति में वह शक्ति है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति या समूह दूसरों पर नियंत्रण रखता है और उनके कार्यों को प्रभावित करता है। सत्ता का उपयोग बल, धमकी या संसाधनों के नियंत्रण के माध्यम से किया जा सकता है। मैंने इसमें उदाहरण लिखे हुए हैं, आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे, तो इन उदाहरण की तरह वजह से आप समझ सकते हो। तो हमारे एक विचारक है थिंकर मैक्स वेबर। मैक्स वेबर के अनुसार सत्ता वह क्षमता है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति अपनी इच्छाओं को दूसरों पर थोप सकता है, चाहे उन्हें स्वीकार्य हो या नहीं। तो किसी भी व्यक्ति पर अपनी इच्छाओं को थोपना एक सत्ता, पावर की कॉन्सेप्ट थ्योरी इन्होंने दी मैक्स वेबर ने। अब देख लेते हैं सत्ता के पावर क्या है, यानी पावर टाइप्स ऑफ पावर्स क्या है। तो प्रत्यक्ष सत्ता होती है, एक अप्रत्यक्ष सत्ता होती है, डायरेक्ट पावर, इनडायरेक्ट पावर। डायरेक्ट पावर हमारी यह वह सत्ता है जहां व्यक्ति या समूह सीधे दूसरों पर अपनी इच्छा लागू करते हैं। उदाहरण के लिए एक शासक द्वारा अपने अधीनस्थ को आदेश देना, यानी एक राजा जब राजशाही तानाशाही क्षेत्र में जहां एक राजा सभी को हुक्म देता है तो उसकी माननी पड़ती है उसको। एक अप्रत्यक्ष सत्ता इनडायरेक्ट पावर, इसमें व्यक्तियों या समूह को उनके विचारों और मान्यताओं को प्रभावित करके नियंत्रण किया जाता है। उदाहरण के लिए मीडिया द्वारा जनमत तैयार करना, मीडिया द्वारा एक ऐसा प्रोपेगेंडा फैलाना, एक राय तय करना लोगों के द्वारा कि लोगों को इसी चीज को फॉलो करना है, इतनी ज्यादा दिखाना उस चीज को कि लोग उसी को सच समझने लग जाए और उनकी मैनिपुलेट करना उनकी बुद्धि को, इंसानों की या बाकी जो भी उसके व्यूअर हैं, देखने वाले हैं। तो मीडिया इस तरीके से इनडायरेक्ट अपनी पावर का यूज करती है। तो प्राधिकार की अवधारणा आप इसमें पॉजिटिव तरीके से भी यूज कर सकती है मीडिया और नेगेटिव तरीके से भी यूज कर सकती है। अब उनके ऊपर भी किसी का दबाव होता है तभी वे यूज करते हैं इस चीज के कॉन्सेप्ट को। तो अब देख लेते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ अथॉरिटी यानी प्राधिकार। प्राधिकार वह वेदता है जो समाज द्वारा स्वीकार की जाती है और जो सत्ता का एक मान्यता प्राप्त रूप है। एक ये पावर का एक ऐसा रूप है जिसमें जनता भी इसे स्वीकार करती है और सरकार के द्वारा इसे पूरी मान्यता होती है और इसकी पावर जो यूज करता है ये एक पॉजिटिव मानी जाती है। प्राधिकार के तहत लोग स्वेच्छा से और बिना किसी मजबूरी के आदेशों को पालन करते हैं। कुछ नियम कानून जिसके अंदर आते हैं क्योंकि ये उनके लिए वैध होते हैं, वैलिड होते हैं। फिर देख लेते हैं मैक्स वेबर और प्राधिकार के प्रकार। मैक्स वेबर ने अथॉरिटी के टाइप्स बताए हैं कुछ। एक तो आती है पारंपरिक प्राधिकार, ट्रेडिशनल अथॉरिटी। यह प्राधिकार परंपराओं और ऐतिहासिक प्रथाओं पर आधारित होती है। उदाहरण के लिए राजशाही, जिसमें राजा का अधिकार पारंपरिक रूप से मान्यता प्राप्त होता है। फिर आता है करिश्माई अधिकार, क्रिस्मेटिक अथॉरिटी। यह प्राधिकार किसी व्यक्ति की करिश्माई गुणों, नेतृत्व क्षमता पर आधारित होती है। उदाहरण के लिए महात्मा गांधी की नेतृत्व क्षमता। कानूनी नैतिक प्राधिकार, लीगल रैशनल अथॉरिटी। यह प्राधिकार कानूनी नियमों और प्रक्रियाओं पर आधारित होता है, जैसे लोकतांत्रिक संस्थाएं। उदाहरण के लिए निर्वाचित सरकारें जो कानूनी प्रक्रियाओं के माध्यम से सत्ता में आती हैं, क्योंकि लोगों द्वारा चुनी जाती हैं वे सरकारें, तो लोगों को उनको फॉलो करना पड़ता है, उनके नियम कानून जो उनके द्वारा बनाए जाते हैं। सत्ता और प्राधिकार के बीच अंतर। सत्ता को बल या नियंत्रण के रूप में देखा जाता है जिसमें वैधता की आवश्यकता नहीं होती। यह कभी कभी जबरदस्ती या दमन के माध्यम से भी प्राप्त होती है। प्राधिकार, प्राधिकार वैध और मान्यता प्राप्त सत्ता है जिसमें समाज द्वारा स्वीकार किया गया होता है और इसमें स्वेच्छा से अनुशासन पालन किया जाता है। किसी को किसी चीज की अथॉरिटी देना और एक किसी के पास ज्यादा पावर है तो वहां पर नेगेटिव यूज होता है उस पावर का, और अथॉरिटी दे देना कि अब तुम इस पावर का यूज कर सकते हो जनता की भलाई के लिए इन नियम कानून के अंतर्गत रहते हुए। तो उन्हें भी इस तरीके की पावर दी जाती है कुछ निषेध लगाकर। अब देख लेते हैं सत्ता के स्रोत, सोर्स ऑफ पावर। आर्थिक सत्ता होती है एक तो इकोनॉमिक पावर, जिसमें धन संसाधनों पर नियंत्रण के माध्यम से प्रभाव डालना। उदाहरण के लिए बड़ी जो एमएनसीज कंपनियां होती हैं, धनवान व्यक्तियों का समाज पर प्रभाव होता है और सरकार पर भी प्रभाव होता है। जो बड़ी बड़ी एमएनसीज कंपनियां आती हैं तो बहुत मोटे तादाद पर टैक्स देती है सरकार को, तो उनके अनुसार ही उनको नियम कानून बनाए जाते हैं उन कंपनियों के द्वारा, उनको खुश रखा जाए किस तरीके से कि वो हमारे यहाँ पर बने रहे और हमें टैक्स मिलता रहे ज्यादा से ज्यादा। तो सैन्य सत्ता, मिलिट्री पावर, बल और हथियारों के माध्यम से सत्ता का प्रयोग। उदाहरण के लिए सैन्य तानाशाही जो मिलिट्री रूल होता है। सांस्कृतिक सत्ता, कल्चर पावर, विचारों, धर्म और सांस्कृतिक मान्यताओं के माध्यम से प्रभाव। उदाहरण के लिए धार्मिक नेताओं का समाज पर प्रभाव, जो हिंदुत्व की एक विचारधारा चल रही है तो वो एक धार्मिक नेताओं का समाज पर प्रभाव चल रहा है।
और कुछ गुरुस होते हैं, वो अपने विचारों को समाज में फैलाना चाहते हैं और समाज को शुद्ध करना चाहते हैं, क्योंकि समाज एक दूसरी दिशा में जा रहा है आज के दिन। वैधानिक सत्ता, लीगल पावर, संविधान और कानून द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए न्यायपालिका और कानून प्रवर्तक एजेंसियां, जिनके पास कानूनी शक्तियां होती हैं। अब देख लेते हैं सत्ता और प्राधिकार का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ पावर ऑफ एंड अथॉरिटी। समाज में सत्ता और प्राधिकार का संतुलन बनाए रखना आवश्यक है, ताकि शासन और प्रशासन प्रभावी और न्यायपूर्ण हो। बिना वैधता के सत्ता का प्रयोग तानाशाही या दमन के रूप ले सकता है, जबकि प्राधिकार सामाजिक व्यवस्था और कानून के पालन को सुनिश्चित करता है। सत्ता और प्राधिकार पे कुछ ये विचारक हैं, इन्होंने कुछ अपने अपने थॉट्स पेश किए हैं, उनको मैंने एक एक दो लाइन में रखने की कोशिश की है। लासवेल होते हैं हमारे, हैरोल्ड लासवेल ने सत्ता को राजनीति का मूल आधार माना। उनके अनुसार राजनीति का अध्ययन इस प्रश्न से शुरू होता है कि कौन, क्या, कब, कैसे और क्यों प्राप्त करता है। सत्ता समाज के संसाधनों के वितरण नियंत्रण करती है, कि किसके पास शक्ति है, कौन इसको धारण कर रहा है, और क्या है उसके पास शक्ति, और कब उसे धारण कर रहा है, और कैसे और क्यों। ब्रायन कैपलन ने सत्ता और लोकतंत्र के बीच के संबंध पर ध्यान केंद्रित किया। उनके विचार में लोग अक्सर तर्कहीन होते हैं, और यह तर्कहीनता लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करती है, जो सत्ता के दुरुपयोग का कारण बन सकती है। थॉमस हॉब्स ने सत्ता को मानव प्रकृति से जोड़ा और कहा कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य क्रूर और स्वार्थी होते थे। उन्होंने अपनी पुस्तक लेवायथन में तर्क दिया कि एक मजबूत केंद्रीय सत्ता, सम्राट या राज्य का होना आवश्यक है, ताकि अराजकता से बचा जा सके और समाज में शांति बनी रहे। फिर आते हमारे विलियम ए रॉबिन्सन ने सत्ता के वैश्विक आयामों पर ध्यान केंद्रित किया और कहा कि सत्ता की संरचना वैश्वीकरण और साम्राज्यवाद के माध्यम से बदलती रहती है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सत्ता और प्रभुत्व के बीच के संबंध का विश्लेषण किया। फिर हमारे आते हैं एंड्रू हेवुड ने सत्ता के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया और सत्ता को विभिन्न रूपों में परिभाषित किया, जैसे कि शक्ति, प्रभाव और नियंत्रण। उनके अनुसार सत्ता समाज के क्षेत्र में होती है, चाहे वह राजनीतिक हो या सामाजिक हो या आर्थिक हो। फिर हमारे प्रोफेसर डेवोन ने सत्ता के सामाजिक और सांस्कृतिक आयामों पर ध्यान केंद्रित किया। उनके अनुसार सत्ता केवल राजनीतिक प्रक्रिया तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज की सांस्कृतिक और सामाजिक संरचनाओं में भी गहरी जड़ें जमाए हुए हैं। फिर आते हमारे विल्फ्रेडो परेतो ने सत्ता को अभिजात वर्ग के सिद्धांत का समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि सत्ता का अधिकांश हिस्सा समाज के एक छोटे समूह के हाथों में केंद्रित होता है, जिसे उन्हें एलिट कहा गया। एलिट लोग होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं, उनके पास ही पावर होती है। उनके अनुसार सत्ता समाज के अभिजात वर्ग द्वारा लगातार पुनर्वितरण की जाती है, दोबारा उन्हीं में ही बांटी जाती है उस ताकत को। कार्ल मार्क्स ने सत्ता को वर्ग संघर्ष से जोड़ा। उनके अनुसार सत्ता पूंजीपति वर्ग के हाथों में केंद्रित होती है और यह शोषण का साधन बन जाती है, और सत्ता का असली स्रोत उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण होता है। और जब तक यह नियंत्रण श्रमिक वर्ग के हाथ में नहीं आता, तब तक सत्ता का असमान वितरण जारी रहेगा। तो कार्ल मार्क्स का तुम्हारा एक ही मोटो होता है, उनका वर्ग संघर्ष शुरू से ही वो एक प्रतिपत्ति में वर्ग संघर्ष को देखते हैं। फिर आते हमारे आर्थर विलियम कॉन्सोर की पुस्तक प्रॉब्लम ऑफ पावर इन अमेरिकन डेमोक्रेसी, सत्ता और प्राधिकार पर एक महत्वपूर्ण विचार प्रदान करती है उनकी पुस्तक। इस पुस्तक में कॉन्सोर ने अमेरिकी लोकतंत्र में सत्ता के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण किया और बताया कि कैसे सत्ता का वितरण और उसका प्रयोग समाज की प्रभावित करता है। कॉन्सोर के अनुसार सत्ता केवल राजनीतिक प्रक्रिया तक सीमित नहीं, बल्कि यह समाज की विभिन्न संस्थाओं और संरचनाओं में भी व्याप्त होती है। उन्होंने लोकतंत्र के भीतर सत्ता के संतुलन और असंतुलन की समस्याओं पर ध्यान केंद्रित किया, विशेष रूप से यह कि कैसे शक्ति के कुछ केंद्र बाकी समाज को प्रभावित कर सकते हैं। इस प्रकार कॉन्सोर का दृष्टिकोण सत्ता को एक जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया के रूप में देखता है, जिसमें राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक कारक शामिल होते हैं। फिर आते हमारे अब्राहम मास्लो ने सत्ता को मानव आवश्यकताओं के संदर्भ में देखा। उनके अनुसार जब लोगों की मूलभूत जरूरतें पूरी हो जाती हैं, तब वे सत्ता को और प्राधिकार की इच्छा रखते हैं। सत्ता की इच्छा उनकी स्व प्राप्ति की जरूरत से संबंधित होती है। टोटल 19 विचारक है, 10 को हमने कर दिया है। बाकी के 9 विचारक आप पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। इसके पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट सारा का सारा मोटा ये आपके 5 क्वेश्चन हैं, जो इनको मैंने शॉर्ट आंसर किया है। आपकी बुक के लास्ट में जो क्वेश्चन होते हैं वही क्वेश्चन है ये। तो देख लेते हैं। सत्ता की संकल्पना और उसके विभिन्न आयामों को स्पष्ट करें। सत्ता का तात्पर्य है कि एक व्यक्ति या समूह द्वारा दूसरों पर नियंत्रण या प्रभाव कायम किया जाए। इसके विभिन्न आयाम हैं, जैसे कि राजनीतिक सत्ता, आर्थिक सत्ता, सांस्कृतिक सत्ता और सामाजिक सत्ता। राजनीतिक सत्ता का संबंध सरकार और शासक वर्ग से है, जबकि आर्थिक सत्ता का संबंध संसाधनों और संपत्ति नियंत्रण से है। किसी व्यक्ति के पास संसाधन और संपत्ति का अधिक से ज्यादा नियंत्रण होना, तो उसके पास आर्थिक सत्ता है। और किसी के पास राजनीतिक सत्ता यानी सरकार या शासक वर्ग के पास सबसे ज्यादा ताकत होना, उसके पास राजनीतिक सत्ता। सत्ता की संकल्पना संबंधी भावनावादी तथा प्रायोगिक दृष्टिकोणों पर चर्चा कीजिए। भावनावादी दृष्टिकोण में सत्ता को अधिकार, नैतिकता और नैतिक नियमों के रूप में देखा जाता है, और प्रायोगिक दृष्टिकोण सत्ता को उसके व्यवहारिक उपयोग और परिणामों के संदर्भ में देखा जाता है, जैसे कि एक शासक द्वारा आदेशों का पालन करवाना।
थर्ड क्वेश्चन आता है सत्ता और प्राधिकार के बीच में अंतर स्पष्ट करें। सत्ता का मतलब है किसी पर नियंत्रण स्थापित करना, बल्कि प्राधिकार एक वैध रूप से स्वीकृत सत्ता है जिसे समाज द्वारा मान्यता प्राप्त है। उदाहरण के लिए एक पुलिसकर्मी का अधिकार सत्ता का एक वैध रूप है। प्राधिकार की संकल्पना को स्पष्ट करें। प्राधिकार का अर्थ है कि कोई व्यक्ति या संस्था को वैध प्राप्त करने वैलिडिटी देना प्राप्त है ताकि वे आदेश दे सके और अनेक आदेशों का पालन किया जाए और करवाया जाए। प्राधिकार की वैधता नैतिकता, परंपराओं या कानूनों से आती है। लास्ट क्वेश्चन हमारा, समसामयिक अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था में प्राधिकार की संकल्पना की जांच करें। आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्राधिकार की संकल्पना वैश्विक संगठनों जैसे संयुक्त राष्ट्र संधियां होती हैं और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के माध्यम से कार्य करती है। यह प्राधिकार का महत्व शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए आवश्यक है, जहां राष्ट्रों को अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करना पड़ता है। जो भी संधियों पर साइन करता है, ट्रीटीज पे साइन करता है, तो उनको उनके नियम या पालन जो उसमें लिखे जाते हैं उनको पालन करना पड़ता है। तो ये तो आपका चैप्टर होगा चैप्टर 11। आपको चैप्टर 11 के नोट्स अच्छे लगे हो तो आप लाइक कर सकते हैं और आप नेक्स्ट चैप्टर के लिए कमेंट कर सकते हैं। वैसे तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे आपके एग्जाम तक, तो इस बुक को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसमें कुछ मोटिवेशन के लिए आप लिख सकते हैं कमेंट में, और आप लाइक भी कर सकते हैं, और आपको शेयर करना हो तो इसको शेयर भी कर सकते हैं किसी ग्रुप में। आप जहाँ पर पढ़ रहे हैं, आपके दोस्त हैं, उनको शेयर कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।